नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शरद शुक्ला हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त वीडियो एक बहुत ही समसामयिक मुद्दे पर। जैसा कि आप लोगों को विगत दिनों पता लगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की एक प्रक्रिया लंबित थी पिछले साल से, उसका माननीय हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है डबल बेंच ने। और वह निर्णय को अगर हम बहुत संक्षिप्त में समझें तो वह बीएड और बीटीसी के लिए जीत का निर्णय है, जिसका पक्ष सरकार स्वयं रख रही थी। अर्थात 60 और 65 जो मेरिट सरकार ने इम्पोज की थी एग्ज़ाम के बाद, जो सुपर टेट का एक परीक्षा आयोजित की गई थी, अहर्ता परीक्षा थी भर्ती के लिए, उसमें डबल बेंच ने उस आदेश को, माननीय हाई कोर्ट ने कि डबल बेंच ने उस आदेश को राज्य सरकार के सही माना है। और जैसा कि आपको पता है कि पीएनपी ने परिणाम भी घोषित कर दिए। परिणाम में कुछ विवाद भी हैं, परीक्षार्थियों की संख्या भी काफ़ी पास हुए हैं, लगभग 1,46,000। उसी संदर्भ में मैं कुछ बातचीत करने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अब हम लोगों को देखना यह है कि इसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भी एक पूर्व चयनित शिक्षक हूँ और केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में सामाजिक विज्ञान के कार्यरत हूँ। और मैं भी इस भर्ती प्रक्रिया का भाग था 69,000 और सफल घोषित भी हुआ हूँ। और उसी संदर्भ में कुछ हम अपने मन की जो बातें थी वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। अब इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित लोग लगभग, अगर मैं वो संख्या अनुमानित के रूप में भी लूँ तो आप यह मान लीजिए कि 5 से 8,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं और चयनित हो चुके हैं। अर्थात केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी वगैरह की वैकेंसी, बहुत सारे हिंदी और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर लोक सेवा आयोग ने भी दे दिया था परिणाम। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी जो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से भी चयनित हुए हैं। और बहुत बड़ी संख्या मेरे परिचितों की भी वैसी है जो मेरे साथ चयनित हुए केंद्रीय विद्यालय में और अन्य जगहों। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी टीजीटीज़ के कुछ परिणाम, पीजीटीज़ के कुछ परिणाम आ चुके हैं 2016 जो वैकेंसी थी उससे। तो एक बड़ी संख्या है जो पहले से चयनित है। अब हम सबसे पहले इस भर्ती की स्थिति पर बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छा निर्णय डबल बेंच ने दिया है। वह सरकार की लगभग बातों में सहमति व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसकी क्या स्थिति होगी, यह समय और परिस्थितियां निर्धारित करेंगी। बिना उस पर सोचे हमको इस भर्ती पर बात करनी चाहिए। दरअसल 1,46,000 पास विद्यार्थियों में ज़बरदस्त बोलबाला रहा है पहली बार सम्मिलित बीएड एक लंबे अंतराल के बाद, और लगभग 97,000 विद्यार्थियों ने इसमें सफलता अर्जित की है। और अगर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो एक बड़ी संख्या ओबीसी की है, जो वो संभावित भी थी क्योंकि उनका कट ऑफ 90 और जनरल का कट ऑफ 97 था। तो 90 से 96 के बीच में जो विद्यार्थी हैं वो ओबीसी कैटेगरी में ही फाइट कर रहे हैं। और वहाँ पर एक अच्छा प्रतिस्पर्धी माहौल है। उत्तर प्रदेश की सभी लगभग परीक्षाओं को अगर आप देखिए तो जनरल ओबीसी के स्तर में अब वो अंतर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की जो कुल संख्या है वह अनुमानित संख्या से ज़्यादा है। इसमें इस बात से इत्तेफाक रखना कोई बेमानी नहीं है कि कुछ ना कुछ ज़रूर प्रक्रियात्मक जो असफलता होती है वह हर भर्ती परीक्षा में होती है, और इसमें भी वो संभावना संभावित है। उससे इनकार मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुत सारे लोग, देखिए मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ या मेरिट बताने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का कुछ दूसरा है, जो कुछ ही समय बाद मैं उस टॉपिक पर आता हूँ।
मेरा वीडियो बेसिकली उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पहले से चयनित हैं कहीं और इसमें भी उनका नंबर लगा हुआ है। तो वो मेरा व्यक्तिगत अनुमान होगा, व्यक्तिगत मेरी समझ होगी, व्यक्तिगत, चूँकि मैं एक लंबे समय से विद्यार्थी जीवन में हूँ और लोक सेवा आयोग से लेकर सभी परीक्षाओं में सम्मिलित रहा हूँ, तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर आप लोगों के समक्ष बातें रख रहा हूँ। ये सही और गलत का जो निर्णय होता है वह समय काल परिस्थिति व्यक्ति के आधार पर लिया जाता है। कोई भी बात किसी व्यक्ति के लिए सही और किसी दूसरे के लिए गलत हो सकती है, तो आप उसे अंतिम सत्य मानकर न चलें, अपने विवेक से ही कोई निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से एक लंबा डिलेमा है और इसमें एक बड़ी संख्या यह है कि जो 68,500 पुरानी भर्ती थी उसके बहुत सारे चयनित विद्यार्थी भी इसमें सफल हो गए हैं जो पूर्णतः बीटीसी वर्ग से आते हैं। उसका कारण यह था कि जब 68,500 की वैकेंसी की जांच लंबित थी तभी यह वैकेंसी प्रक्रियागत थी और वहाँ पर कापियों के चेकिंग में कुछ लंबा गड़बड़ हुआ था और जो उस समय बहुत सारे विद्यार्थियों को डिबार भी किया गया और उनकी नौकरी भी ली गई थी। तो उससे बचने के लिए कि माननीय हाई कोर्ट कोई ऐसा निर्णय न दे दे कि यह भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए और मेरा जो है मौका अगले वैकेंसी के लिए भी चला जाए, तो इसमें लोगों ने भर दिया था और बड़ी संख्या में वह संख्या 20,000 के करीब है या उससे ऊपर भी हो सकती है। और शिक्षा मित्र भी कम से कम 2 से 2,500 ऐसे हैं जो पूर्व भर्ती में चयनित हैं, वो भी इसमें पास हुए हैं। तो एक ही जो मेरी अपनी समझ है वह एक ही पद के लिए एक ही विभाग में दोबारा चयन के लिए एनओसी सरकार या वो डिपार्टमेंट नहीं देता है, ना ही वो अपनी वरिष्ठता को खोना चाहेंगे। 2-2 इंक्रीमेंट उनके लग चुके हैं और अब वह भर्ती भी सुरक्षित है पूर्णतः। तो अब वो शंका दूर हो रही है। तो शायद यह निश्चित रूप से यह आप लोगों की खुशखबरी हो कि बहुत सारे वैध विद्यार्थी कम हो जाएं 1,46,000 में। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि जो कहीं और चयनित हैं वो क्या यहाँ पर आना चाहते हैं और चाहते हैं तो क्या सिस्टम है। चूँकि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हूँ तो हमारे यहाँ नई भर्तियों से एक प्रक्रिया बना दी गई 2 लाख के बांड की कि आप प्रोबेशन पीरियड अगर कंप्लीट नहीं करेंगे जब तक, और उससे पहले आप अगर विद्यालय को छोड़कर या मतलब संगठन को छोड़ के जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए बांड के रूप में देना पड़ेगा। दूसरी बात, चूँकि मैं टीजीटी के रूप में कार्यरत हूँ और एक कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहूँगा पीआरटी टीजीटी दोनों का उत्तर प्रदेश पीआरटी के संदर्भ में। देखिए, कहीं न कहीं अगर आप सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करेंगे तो उसमें भी भले ही सापेक्षिक कुछ ही अंतर हो, लेकिन वह अंतर सामान्य जनों में देखा जाता है कि संस्था के रेपुटेशन को लेकर। दूसरा, एक वेतन भत्तों का नुकसान आपको होना है अगर आप कहीं सेंट्रल एम्प्लॉई हैं और राज्य सरकार में आएंगे, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे रहते हैं कि कुछ भत्ते और वेतन कम होते हैं ग्रेड पे सेम होने के बावजूद भी। साथ ही साथ आप अपनी वरिष्ठता भी खोएंगे। जो केंद्र में रेगुलरिटीज़ हैं, सेवाएं आपको, सुविधाएं जो वहाँ मिल रही हैं, निश्चित रूप से उसकी तुलना में राज्य सरकार में तमाम समस्याएं हैं। एक मेंटल समस्या यह रहेगी कि यह भर्ती जब तक सर्वोच्च न्यायालय से नहीं पूर्णतया जो है सुलझ जाएगी तब तक आपको प्रतिदिन इस आशंका में जीना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा कि कहीं एडवर्स निर्णय ना आ जाए। और ऐसी बहुत सारे ऐसे वाद मौजूद हैं जहां ऐसा हुआ भी है कि डबल बेंच के निर्णयों को भी सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें सरकार की मंशा जो है वह पूर्ण होगी। लेकिन मैं यहाँ संभावनाओं और विकल्प जिनके पास मौजूद हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जिनके लिए ध्यान दें कि जिनके लिए कोई विकल्प नहीं है, जिनकी यह पहली नौकरी है, उन पर मेरी कोई बातें भी इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। तो आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में आकर उल्टा सीधा कुछ न बोलें। मैं उन्हीं लोगों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ जो कहीं और कार्यरत हैं और इससे बेहतर जगह कार्यरत हैं, न कि इससे। अब कोई क्लर्क है कहीं तो उसके लिए ये बातें लागू नहीं होंगी। मैं अपने संदर्भ से संदर्भित होकर केंद्रीय विद्यालय से लेकर तमाम ऐसे जगहों पर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन में जहाँ लोग कार्यरत हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वरिष्ठता का एक नुकसान होगा, वेतन का भी कुछ नुकसान होगा, साथ ही साथ आपको वहाँ पैसे दे के आना पड़ेगा।
यहाँ पर भी आपको ऐसी प्रक्रिया है, जो कुछ मेरे मित्र यहाँ पूर्व चयनित हैं पहले से, या मेरी जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मेरी समझ है, वो ये कहती है कि 5-6 महीने यहाँ भी आपको वेरिफिकेशन के नाम पर चीज़ें चलती रहती हैं, उसके बाद वेतन शुरू होता है। राज्य सरकार में और सारी विसंगतियाँ होती हैं, और एक और बड़ी विसंगति यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक व्यवस्था है प्रमोशन की, मतलब डिपार्टमेंटल एलडी के थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं। प्राइमरी का शिक्षक 5 साल बाद अगर वह डायरेक्ट नहीं भी चयनित होता है टीजीटी, तो वह लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए अहर्य हो जाता है 5 साल की नौकरी करने के बाद। वैसे ही टीजीटी कोई डायरेक्ट अगर पीजीटी नहीं भी होता है, तो वह 3 साल की एज ए टीजीटी नौकरी करने के बाद पीजीटी के लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अहर्य हो जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक के लिए व्यवस्थित रूप से बनी हुई है। तो निश्चित ही यहाँ पर बहुत ही सामान्य मेरिट जाती है लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की, और वो आसानी से कोई भी प्रयत्नशील शिक्षक आगे समय के साथ साथ बढ़ता जाता है पद में भी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के बाद ऐसी संभावनाएं डिपार्टमेंट के स्तर पर बंद हो जाती हैं। यहाँ पर आपको एक शायद मौका मिलता है, वह भी आप या तो हेडमास्टर बने या फिर जूनियर में जाकर शिक्षक बने, जो मेरी समझ है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट परीक्षा देकर टीजीटी पीजीटी कहीं होते हैं तो वो चीज़ें ठीक हैं। और आप अगर और एक रहन सहन की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत डाइवर्स विविध राज्य है, विविध संस्कृति है, क्षेत्रफल बड़ा है और एक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पर ज़िलों की संख्या भी 75 है, और हर ज़िले में ऐसे दुर्गम क्षेत्र भी हैं जो मुख्यालय से 50, 60, 60, 70, 70 किलोमीटर दूर है। तो आप इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपको एक रूरल एरिया में नौकरी मिलेगी। एक अगर आप पुरुष शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात की उम्मीद मत करिए कि आपको एक मेट्रो या महानगर या जो 17 नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उसके मुख्यालय पे आपको पोस्टिंग मिल जाएंगी, जो एक दुर्लभ कार्य है। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में, खास करके नियुक्ति के समय, और फिर आप एक निश्चित समय के बाद जब एलिजिबल होंगे फिर भी उनकी दावेदारी और तमाम बैकग्राउंड होते हैं उनके पास। तो आप अगर ज़िला मुख्यालय से बहुत दूर हैं और आप एक बेहतर जीवन जी कर यहाँ आ रहे हैं, तो आपको समस्याएं उठानी पड़ेंगी। जबकि वहीं केंद्रीय विद्यालय में अगर आप कार्यरत हैं तो या जिला मुख्यालय या एक ऐसे शहर में आप पदस्थ रहेंगे जहाँ पर आपको मूलभूत बेसिक्स सुविधाएं बहुत अच्छे से मिलती रहेंगी। तो ये मेरे कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर आप आकलन कर सकते हैं कि आपको यहाँ आना है कि नहीं आना है। अगर आप होम सिकनेस आपके अंदर है, घर में नौकरी करने की अगर समस्या है कि मुझे घर में रहना है, तो वो समस्या तो आपकी यहाँ आके भी दूर नहीं होगी। हाँ, आप राज्य में आ सकते हैं, आप राज्य में रहेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका गृह जनपद आपको मिलना गला काट प्रतियोगिता में बहुत मुश्किल लगता है अगर आप बहुत उच्च गुणांक के साथ नहीं सफल हुए हैं। और वहाँ भी उच्च गुणांक के साथ साथ भी 68,500 में जिला आवंटन की जो प्रक्रिया रही थी, उसे अगर आपने देखा हो, समझा हो, तो उसमें बहुत अच्छे लोगों को ख़राब ज़िले दे दिए गए बिना पसंद के, और बाद में जिनको बुलाया गया उनको उनके पसंद के ज़िले दे दिए गए। यही प्रक्रिया हमारे केंद्रीय विद्यालय में हुई। मैं ऑल इंडिया 17वीं रैंक के बावजूद भी मुझे जोन तो अपनी पसंद का मिला, सेंट्रल जोन, लेकिन मुझे रीजन मेरी पसंद का नहीं मिला। मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद 3 रीजन, वाराणसी, आगरा, लखनऊ रीजन में कोई एक चाहता था, नहीं मिला मुझे, और रायपुर रीजन दिया जो छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश की सीमा पर अंबिकापुर शहर मिला मुझे। जबकि बाद में जो विद्यार्थी पैनल में बुलाए गए, मतलब वेटिंग लिस्ट हमारे यहाँ निकाली जाती है, तो पैनल में जब लोग बुलाए गए तो उनको वहाँ ही दे दिया गया जो उत्तर प्रदेश में ही जगहें खाली थी। तो ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी विषमताएं होती हैं इस स्तर पर, जिनका आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते कहीं पर। तो मेरी ये समझ कहती है कि आप अगर प्रोग्रेसिव हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने चाहते हैं, इन्हांसमेंट चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी में, अपना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से सोचते हैं, तो आपको निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि केंद्रीय सेवा बेहतर है।
हालांकि कुछ लोगों का यह तर्क होता है कि यहाँ समय की उपलब्धता, वर्कलोड कम होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में सरकार जहाँ भी नौकरी आपसे करवा रही है, यह लिवरेज धीरे धीरे अब खत्म हो चुका है। मेरे कुछ मित्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक हैं, तो उनकी जुबानी अगर मैं कहूँ तो अब वह स्थिति, वो सदाबहार समय नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में भी नौकरी करने का, खास करके इस सरकार के आने के बाद। वहाँ भी तमाम कंपल्सन्स कर दिए गए हैं। और आप देखिए, आप अपवादों को कभी भी सामान्यीकरण नहीं कर सकते। अपवाद आपको तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में चयनित 52वीं रैंक के साथ 2016 में श्याम बाबू जी भी दिखेंगे, जो सिपाही के पद से एसडीएम हो गए। तो अगर आप यह विचार आपके दिमाग में आ जाए कि हम सिपाही बनेंगे और उसके बाद फिर तैयारी करके एसडीएम बन जाएंगे, तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। और हर विभाग से आपको ऐसे कुछ अपवाद मिलेंगे। वो आपकी कर्तव्य निष्ठा, जुनून, आपकी स्वप्रेरणा, इन बातों पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से नौकरी में रहते हुए जीवटता के साथ लगे रह सकते हैं। नौकरी करना अपने आप में ही एक वाजिब बहाना है समय न मिलने का, दरअसल, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था आपको अगर वेतन दे रही है तो आपको काम आपसे लेना ही है उसे। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में भी आप अपने सपने को कैसे जिएंगे समय निकालकर, यह आपकी कर्मठता और लगनशीलता और आपके जुनून पर निर्भर करता है। तो मेरी कुछ यही बातें थी। बाकी मैं भी इस भर्ती प्रक्रिया में 69,000 के हूँ, मेरे घर से भी लोग हैं और काफ़ी लोगों को मिलेगी भी नौकरी। और मेरी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इच्छित जगह मिले, इच्छित सफलता मिले। लेकिन कोई भी निर्णय आप जो लें वह तर्कपूर्ण हो और बाद में उसके लिए आपको पछताना न पड़े, इसे सोच कर लें। अब यह प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि मैं क्या करूँगा। तो दरअसल होता यह है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी एक व्यक्ति की परिस्थितियां तमाम लाभों के साथ साथ भी दूसरी होती हैं। परिस्थिति जन्य निर्णय लिए जाते हैं, न कि निर्णयों की भी साम्यता नहीं होती। हो सकता है सारे तर्कों के बावजूद भी मैं वहाँ से छोड़कर चला हूँ उत्तर प्रदेश। जो तर्क मैं भी आपको दे रहा हूँ, इन तर्कों को भी इग्नोर करके, लेकिन उसके लिए मेरी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होंगी। और मुझे परिस्थितियों के संदर्भ में अरस्तु का वह कथन याद आता है कि मतलब समय भी परिस्थितियों का दास होता है। तो व्यक्ति का समय जो है, वह समय से भी बड़ी संकल्पना क्या है, परिस्थिति, सिचुएशन। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। लेकिन मेरा वहाँ का जो अनुभव है, अब एक आर्थिक नुकसान की भी चर्चा मैंने आपसे नहीं की। जो एक आप अगर वहाँ से यहाँ आएंगे, तो अगर मान लीजिए टीजीटी के पद पर आप वहाँ कार्यरत हैं, यहाँ प्राइमरी ज्वाइन करेंगे, तो आपके वेतनमान में लगभग 17-18 हज़ार का अंतर आएगा, जो हम समझ पा रहे हैं। और बेसिक देखेंगे तो भी 13-14 हज़ार का केवल अंतर आएगा। तो यह भी एक तर्क है। तो तमाम तर्क हैं, आप जैसा निर्णय लेंगे वो आपका निर्णय होगा। लेकिन मैं चूँकि कार्यरत हूँ और आप लोगों के समक्ष रूबरू होकर इन सब चीज़ों पर बात करना चाहता था। समय समय पर आपको इस प्लेटफार्म से जानकारियाँ मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं का विद्यार्थी हूँ और नौकरी के साथ साथ भी मैं उत्तर प्रदेश में आना चाहता हूँ, लेकिन किसी अच्छे पद के साथ आना चाहता हूँ। आप लोगों को सूचनाएं और मुझसे जुड़े रहने में अगर अच्छा लगेगा तो आप निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और अंत में सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।